नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं सीरीज़ का अगला लेक्चर लेके आया हूँ और ये हमारा 13वां लेक्चर होने वाला है और इसमें मैं 5 रूल पढ़ाने वाला हूँ। मैं बता दूँ क्लास शुरू होने से पहले कि जो आज के 5 के 5 रूल है, ये रूल सबसे ज़्यादा आसान भी है, सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और एक बार वीडियो देखने के बाद आपको याद भी हो जाएंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। आज के सारे के रूल्स ऐसे हैं, तो बस आपको सिर्फ 30 मिनट गुजारना है इस पूरे लेक्चर के लिए और आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये सारे के सारे रूल बार बार आपके सामने आएंगे और जब इसको सही करोगे तब आपको लेक्चर की अहमियत समझ में आएगी। अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लेक्चर पूरा देखिएगा। लेक्चर अगर समझ में आए तो लाइक का बटन जरूर हिट करके जाइएगा। हर रोज़ इस सीरीज़ में मैं 5 रूल लेके आता हूँ और अगर कोई बच्चा मिड से इसे देख रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी की पूरी सीरीज़ देखे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला रूल है एग्जेक्टिव के चैप्टर से। एग्जेक्टिव के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री के विषय में और सुपरलेटिव डिग्री के विषय में। तो एक बहुत कॉमन सा रूल है जो उस टाइम पे पढ़ाया जाता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है हमारी, इसके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वहाँ पे हम एक बात ये पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं और यही बात हमको हमेशा याद रह जाती है। लेकिन इसका एक केस और है जिस केस को हमको ध्यान रखना पड़ता है, जिस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का तो इस्तेमाल करते करते हैं, ये बात अपने आप में पूरी तरीके से सही है। जो एक क्वेश्चन और आ जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात ऐसे है कि जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर दो में से किसी एक का चुनाव करना हो, दो में से किसी एक का चुनाव करना हो, जैसे मैं बोलूं कि दो में से फलाना बंदा बेहतर है, दो में से फलाना बंदा बेहतर है, तो ये हो गया कि दो में से किसी एक को हम चूज कर रहे हैं। ऐसे में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, This car is certainly the better, but it's much more expensive. This car is certainly the better, but it's much more expensive. जब it's होता है ना ये वाला, तो इसका मतलब होता है it is। और ये जो it's वाला होता है जिसमें apostrophe s नहीं लगा होता है, ये आपका possessive adjective होता है और ये abbreviation होता है it और is का, मतलब ये contracted form है it is का। तो बट इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, सेंटेंस ये दिया हुआ था। तो एक हमारा जो जनरल रूल आता है आपके एग्जाम में वो ये आता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। और अगर सिर्फ यही बात याद है तो जैसे यहाँ पे बेटर लगा हुआ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ध्यान से देखो तो ये आर्टिकल दा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इस बात का मैसेज पूरा क्लियर होना चाहिए, इस बात का मैसेज पूरा क्लियर होना चाहिए कि एक केस ऐसा होता है जिसमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बोला राम इज द स्ट्रॉन्गर देन कमल, राम जो है कमल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, 1 वर्सेस 1, यही कंपेयर कर रहे हैं ना। राम एक हो गया, कमल एक हो गया, हम दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो जब एक और एक का कंपैरिजन चल रहा है तो ऐसे केस में आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से कह रहे हो, ही इज़ द बेटर ऑफ द 2 बॉयज़, अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि वो 2 बॉयज़ में से बेहतर है, वो 2 बॉयज़ में से बेहतर है। तो अगर हम चर्चा करेंगे 2 की, तब हम इस बेटर के साथ आर्टिकल दा का जब इस्तेमाल करते हैं, उस केस में आर्टिकल दा का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ सही माना जाता है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल इन जनरल हम नहीं करते हैं, लेकिन जब बात ये आ जाए कि 2 में से अगर चुनाव करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद रहेगी क्योंकि बात बहुत छोटी सी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। कैन और मे का एक केस है, जब हम लोग मॉडल पढ़ते हैं तो उस वक्त हमको एक बात ध्यान रखनी होती है कि कैन जो है वो एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मे पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ब और होता है जिसको बोलते हैं एबल, ये भी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और कैन भी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो है मे के साथ पॉसिबिलिटी मतलब मीनिंग में आता है, अगर हम पॉसिबल शब्द लगा दें, पॉसिबल या पॉसिबली मे के साथ, तो सेंटेंस में मे और पॉसिबली अगर हमने दोनों लगा दिया तो सेंटेंस में जो मीनिंग होती है ना वो जरूरत से ज्यादा निकल आएगी। इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस।
कैन अगर आपने मेंशन कर रखा है तो आपको एबल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मे मेंशन कर रखा है तो पॉसिबली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मे ऑलरेडी क्या मीनिंग कन्वे करता है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी की। कैन क्या मेंशन करता है, किसी चीज की एबिलिटी की। तो कैन के साथ हम सेंटेंस के अंदर एबल इस्तेमाल नहीं करते और मे के साथ हम पॉसिबली या पॉसिबल शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम का एक क्वेश्चन आया है, ही कैन नॉट बी एबल टू पे दीज बिल्स। ही कैन नॉट बी एबल टू पे दीज बिल्स। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में पढ़ने में या रिदम में हमें कोई मतलब एरर दिखाई नहीं देता। एरर क्या है, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। सेंटेंस कैसे सुपरफ्लुअस है, ध्यान से देखोगे इस सेंटेंस में कैन भी इस्तेमाल है, इस सेंटेंस में एबल भी इस्तेमाल है। तो या तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं या तो एबल, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, वरना सेंटेंस हो जाता है सुपरफ्लुअस। तो अगर इस सेंटेंस को सही करना हो तो कैसे करेंगे, तो ही कैन, इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं, ही कैन पे दीज बिल्स। इसका मतलब हो गया कि वो ये बिल्स पे कर सकता है। आप सिंपली इसे कैन के साथ बना सकते हैं, या फिर अगर आपको एबल के साथ बनाना है सेंटेंस को तो ही विल नॉट बी, ये क्या बोलोगे, यहाँ नॉट में बनाना था तो यहाँ पे नॉट भी डाल दो, ही कैन नॉट पेज द बिल। ही विल बी एबल टू पे दीज बिल्स। अब ये सेंटेंस सही होगा, या तो आप एबल के साथ बना लो या तो आप कैन के साथ बना लो। जैसे यहाँ पे लिखा ही मे पॉसिबली हेल्प यू, ही मे हेल्प यू, इसका मतलब है कि उसके तुम्हारे मदद करने की संभावना है। तो मे और पॉसिबली दोनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ही मे हेल्प यू, ही मे हेल्प यू, ही में हेल्प यू। तो मे के साथ पॉसिबली का इस्तेमाल नहीं करते, कन के साथ एबल का इस्तेमाल नहीं करते, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कुड के साथ भी एबल का इस्तेमाल नहीं करते। कैन या कुड एबिलिटी के लिए आता है, कैन प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए आता है, कुड पास्ट एबिलिटी बताने के लिए आता है। तो कैन और कुड के साथ जो है आप एबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ही विल बी लाइकली टू गेट इन टू सम ट्रबल, जो यहाँ पे लिखा ना कि ही विल बी लाइकली टू गेट इनटू सम ट्रबल, तो यहाँ पे जो लाइकली का इस्तेमाल है ना विल बी के साथ, ये भी सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाता है। तो विल बी के साथ लाइकली का भी इस्तेमाल नहीं करते हम। दे विल बी लाइकली टू विन द मैच, तो विल बी के साथ लाइकली का इस्तेमाल नहीं करते, सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जाता है। ही कुड बी एबल टू रन फास्टर देन एनीवन एल्स, तो ही कुड के साथ हम कभी भी एबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुड की जगह आप यहाँ पे वुड लगा दोगे, ही वुड बी एबल टू रन फास्टर देन एनीवन एल्स। विल का पास लिया हमने, ही वुड बी एबल टू रन फास्टर देन एनीवन एल्स, या फिर ही कुड रन फास्टर देन एनीवन एल्स। मुझे थोड़ी सर्दी हुई है, और सर्दी भी वैसी वाली हुई है ना कि जब आपकी नोज़ हल्की डाउन रहती है, तो ये प्रॉब्लम क्लास में महसूस होगी। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, क्लास बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि इसकी वजह से मैं क्लास ना लूँ। समझ में आया? तो आई होप ये बात समझ पाए होगे कि कैन के साथ एबिलिटी नहीं लगाते हैं, मे के साथ पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं, और एबिलिटी मतलब एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले दूसरे वर्ब जैसे एबल हो गए, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले पॉसिबल या पॉसिबली जैसे शब्द हो गए वो नहीं लगाते। विल बी के साथ लाइकली का इस्तेमाल नहीं करते। तो सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये मतलब ऐसे है सेंटेंस डायरेक्टली उठ के आता है आपके एग्जाम में। इसके बाद अगर मैं अगली चर्चा करूँ अगले रूल की, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, मतलब एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया जाता है आपको, और उसमें ही आपको सिखाया जाता है फ्यू और लिटिल का केस। फ्यू और लिटिल का ऐसा केस होता है कि जो फ्यू होता है वो हमारा नंबर रिप्रेजेंट करता है, जो लिटिल होता है वो नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो एक काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, एक अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम फ्यू इस्तेमाल करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है, इसके भी 3 वर्टिकल बनाए गए हैं कि ये आर्टिकल ए के साथ आएगा या आर्टिकल दा के साथ आएगा। उसी तरह लिटिल भी आर्टिकल ए के साथ आएगा या आर्टिकल दा के साथ आएगा। बस इनकी मीनिंग समझनी होती है। फ्यू का मतलब होता है, मैं 3 तरीके से इसे बताता हूँ। फ्यू का मतलब होता है नगड़, या यूँ कह लो हिंदी में ना के बराबर, जो बच्चे हिंदी समझ पाते हो, ठीक है ना। जो दूसरे बच्चे ये नगड़ ना के बराबर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, जो बीएससी बीटेक वाले बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद आता है, तो वो यूँ समझ ले कि टेंडिंग टू जीरो की बात करते हैं। टेंड टू जीरो का मतलब होता है जो चीज़ शून्य के बराबर है। क्या?
शून्य के बराबर है, मतलब कोई चीज़ है ही नहीं है, कोई चीज़ है ही नहीं है। लेकिन जब हम ए फ्यू लगाते हैं तो इसका हिंदी में मतलब बोलते हैं थोड़ा, या फिर इसको बोलते हैं जीरो प्लस। किसी ने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है तो उसे समझ में आ जाएगा कि मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कुछ मात्रा है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर द फ्यू की बात बता रहे हो तो ये थोड़ा सा तो है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी एक साथ बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने एक बात ये बोला इसमें कि ये है, ये इतना आपके पास जो है पानी इसमें भरा हुआ है, और मैं ये बोलूँगा कि इसमें से मतलब मुझे पानी चाहिए था, मुझे पानी पीना है, इसमें जो भी पानी है वो मैंने पूरा पी लिया, तो द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल आई हैव ड्रंक। तो इस वाले केस में क्या होगा कि थोड़ा ही वाटर है, लेकिन जितना थोड़ा सा था वो मैं पूरा पी गया। जब मुझे ये मैसेज कन्वे करना हो तो हम द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर अभी तो फ्यू समझा रहे थे, लिटिल पे कैसे आ गए? क्योंकि एग्जाम्पल मैंने वाटर का ले लिया था, तो वाटर के केस में वो अनकाउंटेबल होता है, और नंबर्स के केस में फ्यू का इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल होता है। जो ये मीनिंग मैं बता रहा हूँ यही मीनिंग इनकी भी होती है। अगर हम लिटिल की बात करें तो नगड़े होगा, ए लिटिल की बात करें थोड़ा होगा, द लिटिल की बात करें तो वो थोड़ा लेकिन पर पूरा होता है, थोड़ा पर पूरा होता है। सेंटेंस के अंदर आपको जो है वही बात समझना होता है। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे गैप है, अगर मैं पूछूं कि इसमें क्या भरूं, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर मैं बोलूं कि आपके पास जीरो नॉलेज है, क्या है, अगर आपके पास जीरो के बराबर नॉलेज है तो क्या वो डेंजरस होगी? नहीं डेंजरस होगी। एक कहावत आती है ना कि थोड़ी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। इसका मतलब यह है कि ये टेंडिंग टू जीरो नहीं है, ये क्या है, जीरो प्लस है, मतलब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं जो तुम्हारे पास थोड़ा सा नॉलेज है वो डेंजरस है, अगर उससे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो और भी डेंजरस हो सकता है। कहावत ऐसी है कि थोड़ा नॉलेज डेंजरस होता है। तो यहाँ पे हम टेंडिंग टू जीरो और जीरो प्लस ये पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात है, ये जस्टिस करके आपको देखना है अपने दिमाग से कि जो नॉलेज है, नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल होता है, इस केस में आप फ्यू नहीं लगा सकते हो, क्या लगाओगे, अनकाउंटेबल के केस में आप लिटिल का इस्तेमाल करोगे। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये कहानी सुनी होगी, सॉरी कहावत सुनी होगी, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वही बात है कि थोड़ी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। इसी तरीके से बात करूं, आई कैन नॉट हेल्प यू एज आई हैव एक्सपीरियंस। अब मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आई कैन नॉट हेल्प यू एज आई हैव, कहते ना कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे इस विषय में क्या है, जीरो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लिटिल। क्या बोलूंगा, लिटिल, कि मेरे पास बहुत थोड़ा है। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से मैं बात करूं, दो इंग्लिश इज इजी, दो इंग्लिश इज इजी, यद्यपि इंग्लिश बहुत आसान है, डैश स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड, फिर भी स्टूडेंट को कठिन लग रहा है। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या है, स्टूडेंट हमारा जो है यहाँ पे नंबर है, नंबर है मतलब काउंटेबल है, इसका मतलब हम यहाँ पे फ्यू इस्तेमाल करेंगे। यद्यपि इंग्लिश आसान है लेकिन स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड, क्या ना के बराबर स्टूडेंट को हार्ड लग रहा है? नहीं, हम ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पे कि यद्यपि इंग्लिश बहुत आसान होती है लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ये बहुत कठिन लग रहा है। तो हम यहाँ पे जीरो प्लस की बात करेंगे। जब जीरो प्लस की बात करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए फ्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड, मतलब कुछ एक बच्चों को ये कठिन लगता है। अब चौथा देखना, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, तो पहले ये देखना है कि क्रिएटिविटी आपका क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। क्रिएटिविटी कैसे काउंट करोगे, अनकाउंटेबल ही है, इसका मतलब इसके साथ लिटिल सही लगा हुआ है। एक तो आपको ये पहचानना होता है सेंटेंस के अंदर कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल। नाउन का चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानना आ जाएगा, वहाँ से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी उस चैप्टर से। उसके बाद जब ये बात पता है कि क्रिएटिविटी अनकाउंटेबल है, आपको क्या लगाना, लिटिल लगाना है। तो लिटिल के साथ आपको ये समझना है कि लिटिल ही लगाना है या ए चाहिए, तो सेंटेंस की मीनिंग समझना पड़ेगा, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। तो लिटिल जैसे आए समझ लेना आप क्या कह रहे हो, जीरो क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता था। अगर जीरो क्रिएटिविटी है तो कैसे कंप्लीट कर सकते थे? आप तो ये कह सकते हो ना कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क के साथ जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता था। तो ऐसे केस में आपको लिटिल की नहीं जरूरत है, किसकी जरूरत है, ए लिटिल की जरूरत है। विथ ए लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। दो केस होते हैं इसमें जो आपको समझना हो, एक समझना होता है कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, और दूसरा केस ये समझना होता है कि कौन से आर्टिकल के साथ फ्यू या लिटिल ले हम, ठीक है ना। और आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल के साथ है। जीरो की बात करेंगे हम तो बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल करेंगे, जीरो प्लस की बात करेंगे हम, मतलब थोड़े की बात करेंगे तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा पर पूरा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आप बोलोगे कि सर एक एग्जाम्पल दे दो। एक एग्जाम्पल मैं द वाले आर्टिकल का दे देता हूँ, जैसे ए वाला दे देता हूँ, द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोटल, लेफ्ट इन द बोटल आई हैव ड्रंक। द लिटिल बॉटल मतलब हमने द इस वजह से लगाया कि जो थोड़ा सा पानी बचा था वो मैं पूरा पी गया, जो थोड़ा सा पानी बचा था वो पूरा पी गया। ऐसा नहीं कि पानी थोड़ा था तो मैंने पूरा नहीं पिया, हम ये बता रहे हैं कि इस बोतल में थोड़ा ही पानी बचा हुआ था लेकिन वो मैं पूरा का पूरा पी गया। तो इस केस में मैंने आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ए लिटिल वाटर लेफ्ट इन द, अगर ये लेफ्ट हटा दूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ए लिटिल वाटर आई हैव ड्रंक फ्रॉम द बोतल, मतलब मैंने बोतल से थोड़ा पानी पी लिया। ये केस कैसे बनेगा? ये केस ऐसे बनेगा कि इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, पानी पूरा भरा है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा निकाल के पिया। लेकिन ये केस ऐसा था कि थोड़ा ही था लेकिन मैंने पूरा पी लिया, थोड़ा है पर थोड़ा बचा हुआ पूरा पी लिया। इस सेंस में आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो। अगले रूल की बात करें, रूल नंबर 64 की बात करें, ये एक क्वेश्चन है जो नाउन के चैप्टर का है, जो बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो आपको एक बात समझनी होती है कि सेंटेंस के अंदर नाउन का जो फंक्शन होता है वो होता है या तो वो सब्जेक्ट की जगह काम करता है या तो वो ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है। जब वो सब्जेक्ट की जगह काम करता है तो उसका हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है तो भी हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कई बार आप देखोगे कि नाउन को हम मॉडिफायर की प्लेस पे रखते हैं, मतलब यूं समझ लो कि हम सब्जेक्ट की प्लेस में नहीं रखते, ऑब्जेक्ट की प्लेस में नहीं रखते हैं। मॉडिफायर का जो काम होता है वो एग्जेक्टिव एडवर्ब की तरह काम होता है, तो ज्यादातर टाइम ऐसे देखोगे वो एग्जेक्टिव के प्लेस पे रखा होगा। एग्जेक्टिव का कोई सिंगुलर और प्लूरल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अगर नाउन आपको मिल जाए किस जगह पे, नाउन अगर आपको मिल जाए जो है मॉडिफायर के प्लेस में, तो उसका सिंगुलर प्लूरल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, उसका हमेशा हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। यही छोटा सा रूल आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे लिखा है इट वॉज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी, इट वॉज, जैसे मैंने बोला इट वॉज, इसके बाद आर्टिकल एन लिखा हुआ है, फिर लिखा 8, फिर लिखा है आवर्स, फिर लॉन्ग लिखा है और जर्नी लिखा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से लेके यहां तक का, यहां से यहां तक का आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब हम बात करते हैं इस कंपोनेंट में, लास्ट वाला जो होता है नाउन होता है, बाकी सारे मॉडिफायर या फिर आर्टिकल हो सकते हैं, सारे मॉडिफायर या आर्टिकल हो सकते हैं। नाउन है ही नहीं है, मतलब ये नाउन है, इसी का आप सिंगुलर बना सकते हो और इसी का आप प्लूरल बना सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन आप ना बाकियों का जो मॉडिफायर के प्लेस में यहां से यहां तक रखा हुआ है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हो। लेकिन ध्यान से देखो, इसका तो नहीं बना है, इसका तो नहीं बना है, पर इसका तो बना है। तो ये क्या लिखोगे? 8 hour लिखोगे, आवर्स नहीं लिख सकते हो। इसी तरीके से नीचे के एग्जाम्पल में देखो, दे हैव प्रिपेयर्ड ए 50 days सिलेबस, यहां से ध्यान से देखना है 50 days सिलेबस, ये आपका नाउन हो गया। लास्ट मुख्य ग्रुप में आखिरी शब्द नाउन प्रोनाउन होता है, ये हो गया। इसके बाद ये और ये दोनों मॉडिफायर के प्लेस में है, तो डे को हम डेज नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दे हैव गिवन हिम ए डजन्स मैंगोज, मैंगोज हमने लिखा है, ये हमारा मुख्य वर्ड है, ये हमारा नाउन प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस है। तो ऑब्जेक्ट का मुख्य पार्ट है, ये यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये मॉडिफायर की प्लेस में है, ये प्लूरल नहीं हो सकता, आपको डजन लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करें, द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 5 मैन कमेटी। अब इस सेंटेंस को ध्यान देखो, लिखा हुआ है 5 मैन कमेटी, ये आपका नाउन प्रोनाउन हो गया जो ऑब्जेक्ट का मुख्य वर्ड है, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। लेकिन 5 और मैन, ये जो लिखा हुआ ना, ये मैन का मैन प्लूरल होता है, यहां प्लूरल नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 मैन कमेटी लिखेंगे, ना कि मैन कमेटी लिखेंगे। इसी तरीके से बात करें, ही इज ए 50, सॉरी फोर्थ स्पेलिंग गलत है, या 15 लिखा होगा, 50 year old या फिर 15 year old हो सकता है। ही इज 50 year old लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको समझना है कि ही इज ए। अब जब हम ओल्ड की बात करें, जरा ध्यान से देखना, इसमें आपको समझना है 50 हो गया, ईयर हो गया, ओल्ड हो गया। तो ओल्ड जो है आपका क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है, ओल्ड एग्जेक्टिव होता है। तो इसके पहले ये वाला जो सेक्शन है ना, ये यहां पे आपको
समझना पड़ेगा इसमें नाउन वाला सेक्शन कौन है। नाउन वाला सेक्शन ये है, ही इज ए 50 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। जबकि इसी में जरा ध्यान से देखोगे, ही इज ए 50 ईयर्स ओल्ड मैन लिखा हुआ है। अब इस एडजेक्टिव के बाद यहां पे एक नाउन लगा दिया गया है। अब ये आपका मेन ऑब्जेक्ट का मुख्य वर्ड काम करेगा। ऐसे केस में ये और ये दोनों प्लूरल नहीं हो सकते, क्योंकि ये एडजेक्टिव अपने आप में ही है। हमको नाउन चेक करना है। ओल्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव होता है, सभी को पता है कि ओल्ड हो गया, मीक हो गया, ये सारे के सारे, रिच हो गया, पुअर हो गया, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के चैप्टर में बहुत जनरल वर्ड है, ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है कि आपको नहीं जानकारी कि ओल्ड एडजेक्टिव है। ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट में एक आपका नाउन होता ही होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट में मुख्य शब्द नाउन की तरह काम करता है। तो ईयर यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जबकि ईयर यहाँ पे मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। और ईयर मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, तो सवाल ये आता है कि सर नाउन की तरह कौन काम कर रहा है? तो दिया है ना, ये नाउन की तरह है। मैन दिया हुआ है, ओल्ड मैन दिया हुआ है, तो 50 ईयर्स ओल्ड मैन है। ये ईयर्स में एस हटाना पड़ेगा और ईयर लगाना पड़ेगा। मॉडिफायर के प्लेस में नाउन कभी भी प्लूरल नहीं रखते। अब देखो, इतना अभ्यास तो आपका हो जाना चाहिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कि आप ये समझ पाओ कि ये मॉडिफायर के प्लेस में है, वरना आपकी बेसिक फाउंडेशन थोड़ी सी वीक है। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है, जिसमें आप ये सब चीज़ें समझ पाते हो कि इस सब चीज़ों को पहचानो कैसे। क्योंकि मेंस का बैच पढ़ा रहा हूँ और स्पेशली उनके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है। इसके बाद आज के आखिरी रूल की तरफ चलेंगे, और आखिरी रूल प्रोनाउन के चैप्टर से लिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन का एक केस होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में अपन लोग क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के केस में अपन ये पढ़ते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आता है? एंटीसीडेंट आता है। एंटीसीडेंट आता है, ये हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, तो हमको देखना होता है इसके बाद जो आने वाला वर्ब है उसका बिहेवियर इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से होता है। तो उसी पे एक रूल फॉर्मुलेटेड है कि अगर नाउन प्रोनाउन जो एंटीसीडेंट के पास में प्लेस होता है, क्या है ये? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब आगे की कहानी जो होती है ना, वो इसी एंटीसीडेंट के विषय में ही रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू अटैच की जाती है। तो आगे का बिहेवियर इसके हिसाब से होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इट इज आई। हु आपका क्या है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर लिखा इज द ओनली आई विटनेस। तो हु के बाद हमने इज इस्तेमाल किया है। ये वर्ब किसके हिसाब से आएगा? ये इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा। और एंटीसीडेंट क्या है? इसका आई है। आई के साथ हम इज इस्तेमाल नहीं करते, क्या इस्तेमाल करते? एम इस्तेमाल करते। तो इज यहां से हटेगा, क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। इसी तरीके से इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस विच वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम। आपको खाली मिड में जाना है, ये देखना है कि WH वर्ड मिल गया आपको, विच मिल गया। रिलेटिव प्रोनाउन कुछ जनरल आपको पता भी होना चाहिए ना, हु, हुम, विच, दैट, हुज, व्हाट। ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन पता होना चाहिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो विच अगर आपने पढ़ रखा है, आपको पता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके बाद आया है वॉज। इसके पहले एंटीसीडेंट देखोगे तो क्वेश्चंस है। ये क्या है? ये है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो वॉज को क्या बदलते हैं अपन? वर्ब में बदलते हैं। इसी तरीके से ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज ऑन। अब जैसे आपने हु देखा है, हु के बाद आप वर्ब देखोगे, वर्ब क्या है आपका? सिंगुलर। इसका एंटीसीडेंट देखो क्या है? प्लूरल। अगर प्लूरल है तो हैज की जगह क्या लगाएंगे हम? हैव लगाएंगे। इसी तरीके से इट इज ओनली वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन द टेस्ट। अब दैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे वाज लगा है, और इसके पहले एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट इसके पहले आपका प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो जो वाज है नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। रिलेटिव प्रोनाउन में अपन ने इसके पहले भी 1-2 लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने उसमें हु और हुम में फर्क पहचानना सिखाया था। फिर विच दैट का केस डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं वर्ब का केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसे जब पूरी सीरीज सही से देखोगे ना, तो हर एक चीज आपको सही से क्लियर हो जाएगी। कुछ पहले होगी, कुछ बाद में होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपके ब्रेन में पूरी तरीके से वो समा जाएगी। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास में यही 5 रूल मैं इंड करता हूँ। अगली क्लास में मैं कुछ और 5-1 रूल लेके आऊँगा। अपन लोग जो पहुँच गए हैं 65 रूल तक पहुँच गए हैं। अपने को तकरीबन कितना रूल और डिस्कस करना है? 36 रूल डिस्कस करना है। 5-1 लेक्चर इस पर और डिलीवर करूँगा मैं आप सब लोगों को। अगर आपको लेक्चर से कुछ सीखने को मिल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर कुछ और इंग्लिश ग्रामर को प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिएगा। आने वाले लेक्चर में मैं उन पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। या फिर आप इंग्लिश की तैयारी करने में कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो सही और सुचारू रूप से चल पाए।
आज की क्लास में इतना ही। कोई नया बच्चा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी दबाते हुए जाइए।